नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री। आज के हमारे लेक्चर का विषय है कोरक भवन, पार्ट सेकेंड, ब्लास्टोलेसन सेकेंड। जैसा कि हमने इसके प्रथम पार्ट में बात की थी कि विभिन्न प्रकार के कोरक भवन का निर्माण होता है ब्लास्टोलेसन प्रोसेस के दौरान, जिसमें हमने एम्फिऑक्सिस, मध्यपीत के अंडों में, समपीत के अंडों में और अतिपीत की अंडों में बात की थी, केंद्रक पीत के अंडों में बात की थी। उसी के आगे विभिन्न प्रकार के कोरक, जंतुओं में विभिन्न या कई प्रकार के कोरक पाए जाते हैं। इन एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला आर फाउंड। पहला नंबर, प्रगुही कोरक, सिलोब्लास्टुला। इकाइनोडर्मेट्स व एम्फिऑक्सिस में पाए जाने वाले कोरक को प्रगुही कोरक कहते हैं। यह खोखली गेंद के समान संरचना है, होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसमें कोरक खंड एक स्तरीय अथवा बहुस्तरीय कोरक चर्म में व्यवस्थित रहते हैं। डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें माइक्रोमियर्स, मैक्रोमियर्स और बीच में कोरक गुहा नजर आ रही है। इसमें कोरक गुहा बड़ी होती है तथा म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स द्रव्य से भरी रहती है। इस प्रकार का कोरक पूर्ण भंजी विदलन, होलोब्लास्टिक क्लीवेज द्वारा बनता है। दूसरा प्रकार है उभ कोरक, एम्फीब्लास्टुला। इस प्रकार के कोरक में दो प्रकार के कोरक खंड पाए जाते हैं। सक्रिय ध्रुव, इसमें लघु खंड मिलते हैं, एक्टिव पोल पे माइक्रोमियर्स, जबकि वेजिटल पोल पर, अल्पक्रिय ध्रुव पर वृहत खंड मैक्रोमियर्स पाए जाते हैं। इसमें कोरक गुहा छोटी होती है, मतलब प्रगुही कोरक की तुलना में छोटी होती है, एवं सक्रिय ध्रुव की ओर स्थित होती है, टुवर्ड्स द एक्टिव पोल, एनिमल पोल। इस प्रकार का कोरक पॉरीफेरा एवं मेंढक में पाया जाता है। इसमें लघु खंडों द्वारा निर्मित स्रावित एक क्षारीय श्वेत युक्त तरल द्रव भरा रहता है, अल्कलाइन एल्ब्यूमिनस फ्लूइड इस ब्लास्टोसील में भरा रहता है। ये इसका डायग्राम है, जिसमें उपकोरक नज़र आ रहा है, माइक्रोमियर्स, मैक्रोमियर्स, और ये ब्लास्टोसील जो है थोड़ा सा सक्रिय ध्रुव की ओर स्थित होती है। एवं ये इसमें दिखाई दे रहे हैं एम्फीब्लास्टुला ऑफ साइकॉन, जिसमें फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड तो माइक्रोमियर्स हैं, लघु खंड, कसाभित, और जबकि अकसाभित गुरुखंड या वृहत खंड है। बीच में छोटी सी ब्लास्टोसील इसमें दिखाई दे रही है। तीसरा प्रकार है स्टीरोब्लास्टुला, घन कोरक। ऐसे कोरक में कोरक खंड बड़े होते हैं एवं इनकी संख्या कम होती है, अर्थात बड़े आकार के कोरक खंड होते हैं लेकिन संख्या में कम होते हैं। एवं ये कोरक खंड मिलकर के एक सघन पिंड के रूप में आपस में जुड़े रहते हैं। कोरक में या तो कोरक गुहा का अभाव होता है और या फिर अत्यंत ही छोटी कोरक गुहा पाई जाती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। बहुत ही छोटी कोरक गुहा, पीछे दो अपन ने डायग्राम देखे, उसमें बड़ी बड़ी कोरक गुहा, जैसे कि ये फर्स्ट के अंदर देखिए, सिलोब्लास्टुला में बहुत बड़ी कोरक गुहा है, जबकि ये उपकोरक एम्फीब्लास्टुला में थोड़ी सी छोटी हो गई, और दिस वन जो कि आपको स्टीरोब्लास्टुला में दिखाई दे रही है, सबसे छोटी कोरक गुहा दिखाई दे रही है। इस प्रकार ऐसे कोरक का निर्माण समान पूर्ण भंजी विदलन द्वारा होता है, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इस प्रकार का कोरक संघ निडेरिया के कुछ सदस्यों, कुछ कीटों
एवं कुछ एनालिड्स जैसे नेरीज एवं कुछ मोलस्क में पाया जाता है। चौथा प्रकार है डिस्कोब्लास्टुला, बिंब कोरक। इस प्रकार का कोरक उन जंतुओं के अंडाणुओं में पाया जाता है जिनके अंडाणुओं में पित्तक की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे रेप्टाइल्स, पक्षी, प्रोटोथीरिया एवं मछलियों में। क्लिडोइक एग जिनको बोलते हैं, इनमें बहुत अधिक, पॉलीलेसिथल एग जिसको बोल सकते हैं, बहुत अधिक योग प्रेजेंट होता है। बिंब कोरक का निर्माण बिंबाब विदलन द्वारा होता है, डिस्कॉइडल क्लीवेज। इसमें कोरक खंड एक बिंब का निर्माण करते हैं जो कि पित्तक के ऊपर स्थित होती है, जैसे कि ये अपने डायग्राम में देख सकते हैं, दिस वन डिस्कोब्लास्टुला, जिसमें एक ऊपर वाले डायग्राम में देखेंगे तो एक योक नज़र आ रहा है, पूरी लेयर अंडे के अंदर, और उसके ऊपर जस्ट ऊपर एक ब्लास्टोड्रम की लेयर, बिंब कोरक जिसको बोल सकते हैं, उसमें बिंब का निर्माण हो गया है, डिस्क का निर्माण हो गया है, ब्लास्टोड्रम, जो कि पित्तक के ऊपर होती है। फिर इसमें नीचे की तरफ एक कैविटी बन जाती है जिसको सब जर्मिनल कैविटी, अधजननिक गुहा बोल देते हैं, और इस गुहा के तल पर भी फिर एक कोशिकाओं की लेयर का निर्माण हो जाता है। जस्ट नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें इसको हाइपोब्लास्ट कहते हैं, और इस हाइपोब्लास्ट और ऊपर जो बन चुकी लेयर होती है, अब उसका नामकरण दोबारा हो जाता है तो एपीब्लास्ट बोल देते हैं ब्लास्टोडर्म के स्थान पर। तो अब ये हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट, इन दोनों के बीच में अब जो सब जर्मिनल कैविटी थी, अधः जननिक गुहा, उसका भी नाम चेंज हो जाता है, ब्लास्टोसील बन जाती है, वो कोरक गुहा बन जाती है। क्लियर है? पहले तो ब्लास्टोडर्म बनती है, ऊपर की तरफ कोरक चर्म जिसको बोल सकते हैं, और उसके नीचे बन जाती है अधः जननिक गुहा। लेकिन जैसे ही योक के ऊपर एक दूसरी परत, कोशिकाओं की लेयर का निर्माण होता है जिसे हाइपोब्लास्ट कहते हैं, तो ऊपर की ओर स्थित लेयर को, अब ब्लास्टोडर्म को, अब एपीब्लास्ट कहने लग जाते हैं, और जो कैविटी बनी हुई होती है अधः जननिक गुहा, उसे अब कोरक गुहा, ब्लास्टोसील कहते हैं, का निर्माण होता है। और ये इस तरीके से इसमें दो लेयर बन जाती हैं, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। पांचवा प्रकार है पृष्ठीय कोरक या परिकोरक। इस प्रकार का कोरक कीटों में पाया जाता है, सेंट्रोलेसिथल एग्स में। केंद्रपीत की अंडाणुओं में ये पृष्ठीय विदलन के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण होता है, डोर्सल क्लीवेज। ऐसे कोरक के कोरकखंड एक स्तरीय कोरक चर्म के रूप में व्यवस्थित रहते हैं पूरे चारों तरफ, और इसमें कोरक गुहा का अभाव होता है। पहले अपन ने बात की जिसमें छोटी छोटी कोरक गुहा प्रेजेंट थी, इसमें कोरक गुहा पूर्णतया अनुपस्थित है। कोरक चर्म यहाँ पूरे पीतक को घेरे रहती है, अर्थात कोरक गुहा का स्थान पीतक ले लेता है। इसमें आपको डॉर्सल ब्लास्टोड्रम नज़र आ रही है, वेंट्रल ब्लास्टोड्रम नज़र आ रही है, कुछ जेनाइटल सेल्स नीचे की ओर दिखाई दे रही है, योक सेल और योक नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से ये इसमें पूरा कोरक गुहा का स्थान कौन ले लेता है? पीतक ले लेता है। छठा प्रकार है पोष कोरक। पोष कोरक स्तनधारियों में पाया जाता है। स्तनधारियों में विदलन के दौरान एक ठोस गेंद बन जाती है कोरकखंडों के द्वारा। कोरकखंडों की एक ठोस गेंद बन जाती है विदलन के दौरान, जिसे मोरूला कहते हैं। और विदलन के बाद के काल में ही भ्रूण के अल्पक्रिय ध्रुव में, वेजिटल पोल में, प्रारंभ में एक छोटी सी विदल क्लैफ्ट खांच का निर्माण होता है, और यह खांच आगे चल कर के धीरे धीरे कोरक गुहा का निर्माण करती है, जिसमें छोटी सी क्लैफ्ट या विदर का निर्माण होता है, और यही आगे चल करके क्या बन देती है? फिशर या जिसे बोल सकते हैं, कोरक गुहा का निर्माण कर देती है। और यह गुहा सक्रिय ध्रुव के अलावा सभी स्थानों पर
क्योंकि सक्रिय ध्रुव की तरफ तो है ही नहीं, तो ये सक्रिय ध्रुव के अलावा सभी स्थानों पर चपटी कोशिकाओं के एक स्तर के द्वारा घिरी रहती है और इस स्तर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। सक्रिय ध्रुव पर कोशिकाओं का एक अन्य समूह पाया जाता है जिसे आंतरिक कोशिका पुंज, इनर सेल मास कहते हैं। आंतरिक कोशिका पुंज को भ्रूणीय गुंडी, एम्ब्रियोनिक नॉब भी कहते हैं। यह गुंडी, एम्ब्रियोनिक नॉब, भ्रूणीय गुंडी, भविष्य के भ्रूण के शरीर का निर्माण करता है। और दूसरा जो इसमें ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर बनी थी, वह भ्रूण की बाह्य संरचनाओं का निर्माण करता है। डायग्राम दिखाई दे रहा है, ब्लास्टोसिस्ट इसमें दिखाई दे रहा है, ये पोस्ट कोरक। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टोलेशन, कोरक भवन का महत्व। कोरक भवन भी एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है जो कि जाइगोट फॉर्मेशन और क्लीवेज के जस्ट बाद में प्रारंभ होती है। कोरक भवन, इसके द्वारा कोशिका विभेदन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण की जाती है। अर्थात इसमें अब ब्लास्टोमियर्स बन गए, अलग अलग कोशिकाएं बन गई, और अब ये कोशिकाएं अलग अलग प्रकार का रूप ले लेती है और वो अलग अलग प्रकार के रूप से अलग अलग शरीर के भागों का निर्माण होना होता है। तो इसलिए इनमें कोशिका विभेदन की सभी तैयारियां पूर्ण होती है ताकि अगले परिवर्तन अर्थात गैस्ट्रुला भवन में कोशिकाओं का समूह में संरचनात्मक परिवर्तन हो सके। कोई नर्व सेल्स बनेगी, कोई मसल्स के पार्ट बनेगी, तो उनसे वो अलग अलग प्रकार का फॉर्मेशन होता है। कोरक भवन के दौरान, दूसरा नंबर, कोरक भवन के दौरान निर्मित कोरक गुहा द्वारा ही गैस्ट्रुला भवन में कोशिकाओं का अभिगमन होता है और उसकी सतह से निर्देशित अंग निर्माण क्षेत्रों की ओर संभव होता है। अलग अलग सेल्स का मूवमेंट होता है और वो अलग अलग एरिया में जा कर के फिक्स हो जाती है और वहाँ पर अलग अलग निर्देशित अंग या निर्माण क्षेत्रों, प्रिजिम्टिव एरिया का निर्माण प्रारंभ होता है। तीसरा नंबर, कोरक भवन विदलन को मंद करता है या रोक देता है। धन्यवाद।